जो साक्षात्कार है, इंटरव्यू है, वो आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये केवल आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट, कि आप एक ऑफिसर के तौर पर वहां पर सुटेबल लगते हैं कि नहीं लगते, केवल आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट। और जैसा सर ने बताया अभी आपको, तो आपकी पर्सनालिटी दिखती कहां से? तो फर्स्ट है आपका अपीयरेंस। तो सबसे पहले तो अपीयरेंस पर ही काम करना होगा, सबसे पहला वर्क जो है वो अपीयरेंस पर करना होगा। देखिए रीजन ये है, जैसे अपीयरेंस इसी तरीके से बताऊं ना, 1 by 1, है ना, कोई मैं हाइपोथेटिकल बातें नहीं करूंगा, ठीक है, एकदम सैद्धांतिक बातें नहीं करूंगा, मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो इंटरव्यू के समय पर होता है, जो आपको करना चाहिए, ठीक। जैसे इंटरव्यू में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जैसे इंटरव्यू की हम ABC बोलते हैं, फर्स्ट है आपका अपीयरेंस, मतलब आप प्रस्तुत कैसे होते हैं वहां। अब आपके प्रस्तुत होने में दो चीजें मायने रखती हैं, एक आप पहने क्या है, आपका क्लोथिंग, और दूसरा आप वहां एंट्री करके बैठते कैसे। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, जो प्राइमा फेसी इंपैक्ट डालता है इंटरव्यूअर के ऊपर। आप भी देखेंगे किसी कॉपी अगर बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है तो पहले ही उस पर थोड़ा सा अलग से दिल आ जाता है कि इसको थोड़ा नंबर, भले वो कंटेंट कुछ भी हो लेकिन लगता है कि वो होशियार आदमी, ठीक। लेकिन जिसकी राइटिंग गड़बड़ है उसको बाद में बहुत पढ़ने के बाद समझ में आता है कि इसका कंटेंट बहुत अच्छा है, भले राइटिंग गड़बड़। वहां इतना समय नहीं है कि आप इंटरव्यू बोर्ड को जाकर के पूरी तरीके से कन्विंस कर पाए, इसलिए जो सबसे पहला वर्क करना चाहिए वो अपनी पर्सनालिटी पर, सबसे पहला। जैसे अब पर्सनालिटी में, जैसे आपको पहनावा या कपड़ों की बात करें कि क्या कपड़े पहनने चाहिए, तो हम लोग का दिनचर्या ऐसा है, आप लोगों का भी, कि अपन नॉर्मल टी शर्ट, जीन्स और पैंट और कुछ भी पहन करके, स्लीपर्स पहन करके घूमते रहते। एकाएक जिस दिन हमको फॉर्मल्स पहनना होगा तो वो बड़ा अटपटा लगने लगेगा फिर, यार इसको पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, मतलब बहुत आप अटपटा फील करेंगे। इसलिए सबसे पहली बात तो आज से ही एक चीज इंश्योर करें कि लड़के शर्ट पैंट में रहें, ठीक, और लड़कियां जो है या तो सलवार सूट में, या फिर उस दिन आप अगर साड़ी पहन करके जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा इंपैक्ट आता है अगर आप हैंडल कर पाए साड़ी को। तो ऐसा कोई ड्रेस कोड नहीं है कि साड़ी ही पहन करके जाना है, बट अगर हम एथनिक वेयर करके जाते हैं, साड़ी पहन कर जाते हैं, तो वो अच्छा लगता है वहां। और साड़ी पहनना है तो उसके साथ में वो हाई हील का सैंडल नहीं पहन लेना है कि हमारा हाइट कम दिखेगा, हमारा हाइट थोड़ा बढ़ा हुआ दिखे, नहीं, एकदम फ्लैट, लगभग जो फ्लैट रहते हैं वैसे नॉर्मल हिल जिसमें आप चल पाए, वैसा साड़ी पहन करके आपको जाना चाहिए। तो लड़कों को शर्ट पैंट पहनना चाहिए, क्लीन शेव जाना चाहिए, आप मूंछ रख सकते हैं, बाकी जो बियर्ड है एकदम क्लीन रहना चाहिए, और कलम भी जो है यहां तक नहीं रहना चाहिए, जैसे लंबा रखते हैं तो यहां तक छोटा हाफ कट रहना चाहिए कलम, ठीक है। मूंछ भी रख रहे हैं तो मूंछ भी थोड़ा ठीक से रखना है, ठीक है, बाल इधर का उधर भाग रहा है, एक तो नाक में घुसा है? तो नहीं, इट्स ट्रू, आप ये बहुत बड़ा पार्ट है आपकी पर्सनालिटी का, समझ रहे हैं। तो सबसे पहला काम तो यही करना है कि अपनी पर्सनालिटी पर वर्क करना है, अपने क्लोथिंग सेंस के ऊपर वर्क करना है। कुछ कॉमन कलर चलते हैं, जैसे आप व्हाइट और ब्लैक पहन सकते, ये बहुत कॉमन आपको दिखाई दे। व्हाइट और ब्लैक पहने, अगर मान लीजिए थोड़ी पर्सनालिटी उतनी बोल्ड नहीं है, मतलब अच्छी पर्सनालिटी नहीं है, थोड़े हम दुबले पतले टाइप के हैं, तो अपन ब्लैक और व्हाइट पहनेंगे तो वो सूट करेगा। लेकिन अगर पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, थोड़ा सा हेल्दी है, मतलब सब तरीके से सही है, तो फिर नेवी ब्लू के साथ व्हाइट पहनना चाहिए, और नेवी ब्लू के साथ व्हाइट बहुत अच्छा है, ठीक। नेवी ब्लू के साथ व्हाइट भी पहन सकते हैं, स्काई ब्लू कलर का भी शर्ट भी पहन सकते हैं, है ना, शर्ट पैंट में। पैंट हमेशा फॉर्मल, ठीक, मतलब समझ रहे हो ना, और फॉर्मल में भी मतलब एकदम पूरा पैरेलल वैरेलल नहीं करवा लेना है, बेल बॉटम नहीं सिलवा लेना, ठीक है, और एकदम पेंसिल फिट भी नहीं सिलवाना है। अगर एग्जैक्टली अगर आपको सिलवाना होगा तो ब्लैकबेरी का B91 की फिटिंग आती है, एक बार देख लेना आप उसको, और उसकी फिटिंग आप करवाना B91, ठीक। पैंट का लेंथ कभी भी, जैसे आप देखो मेरे पैंट का लेंथ, जैसे लेंथ देखोगे तो एक कद आ रहा है नीचे, उसके नीचे नहीं जा रहा है। जैसे कई लोगों का क्या रहेगा, एकदम झूलता रहेगा, पीछे झाड़ू लगाते चलो,
ठीक। तो पैंट का लेंथ केवल एक फोल्ड आना चाहिए सामने, ऐसा पैंट का लेंथ होना चाहिए। समझ गए? पैंट का लेंथ इसी तरीके, यही B91 फिटिंग है अगर आप देख के समझ पा रहे हो तो, और एक फोल्ड आए उसमें हल्का सा, बस इतना लेंथ रखना चाहिए। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 38.5 या 39 के आसपास ऑलमोस्ट सबका वही वेस्ट साइज से लेंथ रहता है, तो देखवा लेंगे उसको। ठीक। तो पैंट ऐसा होना चाहिए, ब्लैक व्हाइट के साथ जा सकते हैं, नेवी ब्लू व्हाइट के साथ जा सकते हैं, ठीक, और ब्लैक और ब्लू के साथ भी जा सकते हैं, ठीक। लेकिन याद रखेंगे कलर टोन जब कपड़े का चूज करते हैं तो ये बस याद रखेंगे कि शूज क्योंकि ब्लैक पहनना है, शूज आपको ब्राउन नहीं पहनना है, मल्टी कलर या जो अपना टैन कलर आता है वो नहीं पहनना है, शूज अपने को केवल ब्लैक पहनना है। तो शूज ब्लैक पहनना है तो उसी तरीके का मतलब कपड़ा हमारा सेलेक्ट होना चाहिए, पैंट और शर्ट का कलर जो उस ब्लैक के साथ जाए। जैसे अगर आप मान लो सपोज करें, लड़कों की बात कर रहे हैं कि अगर आप खाकी पैंट ले लिए और उसके साथ व्हाइट कलर का शर्ट ले लिए, तो खाकी पैंट और व्हाइट कलर के शर्ट के साथ में काला बेल्ट और काला जूता नहीं अच्छा लगेगा, ठीक। और आप अगर सोचोगे कि आप पहले पहन करके चले जाए ब्राउन शूज को, तो ब्राउन शूज पहनना ये मतलब जो उसके जो रीति रिवाज होते हैं, मतलब जो एक ट्रेडिशन है उसमें सूट नहीं करता, शोभा नहीं देता। जैसे आपका अभी हरे पेन से लिखना शोभा नहीं देता, क्यों? क्योंकि वो गजेटेड ऑफिसर की निशानी होती है। उसी तरीके से अभी जब आप एज अ इंटरव्यूअर जा रहे हैं, मतलब इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं इंटरव्यू के तौर पर, तो वहां पर आपको ब्राउन शूज पहनना शोभा नहीं देता है, इसलिए ब्लैक शूज पहनना है। ब्लैक शूज के साथ में आपके दो ही कलर मिक्सअप हो पाएंगे, एक ब्लैक और एक नेवी ब्लू, जो ब्लैक पर बहुत अच्छा लगेगा, ठीक। एक हो सकता है ग्रे कलर का पैंट हो सकता है और व्हाइट कलर का भी शर्ट हो सकता है, अलग अलग तरीके से। समझे मेरी बात को? तो पैंट शर्ट जब भी देखें, अगर ब्लैक कलर का शूज पहने तो ब्लैक कलर का शूज मतलब शूज यही होना चाहिए इसी तरीके से, मतलब लेस वाला शूज रहना चाहिए, सामने पॉइंटेड रहे या टी शेप में भी रहेगा तो चलेगा, ठीक। तो लेस वाला शूज होना चाहिए, कभी भी मतलब विदाउट लेस शूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये एटिकेट के खिलाफ है। जिस कलर का शू पहन रहे हैं, जो मतलब कस्टम है उसका, वो ये कहता है कि जिस कलर का आपने शू पहना है उसी कलर का बेल्ट रहेगा और उसी कलर का आपका वॉच भी रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने ब्लैक कलर का शू पहना है तो ब्लैक कलर का ये बेल्ट भी है, और बेल्ट देखो, बेल्ट ऐसी होना चाहिए, ये फॉर्मल बेल्ट है, ठीक है ना। मतलब ये जो बेल्ट पहना है हमने, ये फॉर्मल बेल्ट है, जिसकी जो चौड़ाई है लगभग 1 इंच के आसपास रहती है। इससे ऊंचा मतलब इससे चौड़ा बेल्ट आप पहनेंगे तो वो जीन्स का बेल्ट कहलाता है। जैसे आप लोग भी पहने होंगे, जैसे वो देखो अमित पहना है जो बेल्ट, वो जीन्स में पहना है, वो चौड़ा है, ठीक। ये छोटी छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे हम बेल्ट जो पहन रहे हैं, देखें ये वाला बेल्ट पहन रहे हैं, वो बक्कल वाला जो बेल्ट आता है ऐसे लगा दो, वो नहीं पहन, समझ में आया? तो बेल्ट। दूसरी बात, जो बेल्ट का लेंथ रहता है, कई लोग देखना ये यहां तक घुमाए रहते हैं, कई लोग का रहेगा वो पीछे तक रहता है, ऐसा नहीं। बेल्ट का जो लेंथ रहता है ये एकदम, ये जो पॉकेट आपका यहां पर शुरू रहा है पॉकेट, उसके ठीक पहले एंड हो जाना है। मेरे को शॉर्ट पहनना पसंद है इसलिए मैंने यहां रखा है, नहीं तो आप यहां तक रख सकते, समझ में आया? और पट्टे वाला ब्लैक कलर का आपको घड़ी पहनना है, पट्टे वाला जिसका व्हाइट डायल रहे, ठीक है। चेन वाला पहन करके घुमाते मत चल देना, नहीं स्मार्ट वॉच खैर अलाउ ही नहीं है स्मार्ट वॉच वहां पर, ठीक है। तो पट्टे वाली घड़ी पहन कर जाएंगे तो ये आपका पहनावे में होना चाहिए। वैसे ही जैसा मैं लड़कियों का ही बताया, साड़ी पहनेंगे बहुत अच्छा रहेगा, है ना। फ्लैट आप कोई भी मतलब स्लीपर वगैरह पहने, मतलब स्लीपर मतलब सैंडल वगैरह जो आता होगा, उतना आइडिया नहीं अपने लड़कियों का, ठीक है। तो उसको पहन करके अपन जा सकते हैं, ठीक। और जो आजकल सभी कोई दाढ़ी वाले बाबा है, छोटा राम जो सब कोई है, तो दाढ़ी नहीं होनी चाहिए, है ना। दाढ़ी एकदम साफ करके जाना है। और देखो उसके एक दिन पहले अगर दाढ़ी छटवाओगे तो खुद को आईने में नहीं देख पाओगे, खुद का कॉन्फिडेंस गिर गया रहेगा, है ना। छिले हुए अंडे टाइप का रहेगा आदमी, आदत हो गया ना। इसलिए इंटरव्यू देना है, डेट अभी डिक्लेयर नहीं है, इसलिए अभी से क्लीन शेव रहना शुरू कर दें, क्योंकि उस दिन आपको जाना है, ठीक है। जैसे दिखेंगे आज, जैसा दिखेंगे वैसे उस दिन भी दिखेंगे,
समझ में आया? तो ये अपीयरेंस है, ठीक। दूसरा, जैसे अपीयरेंस की बात, जैसे उसमें एंटर करने की बात है, तो एंटर करने की बात तो आप जब मॉक इंटरव्यू देने आएंगे तो आपको सिखाया जाएगा। वैसे एंट्री करने के लिए आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहां पर एक व्यक्ति रहेगा ही जो आपको एंट्री करवाएगा। तो आपको बस जैसे ही आप पहला आमना सामना जब भी होता है तो वहीं पर रुक करके मे आई कम इन सर बोल करके, क्या मैं अंदर आ सकता हूं बोल करके, और जब वो अंदर आ सकते हैं आपको बोलते हैं तो आप पहुंचे जहां पर आपका चेयर रखा हुआ है बैठने के लिए, और वहां पर खड़े रहे। उसके बाद जब वो आपको बैठने के लिए बोले, मतलब वहां पर खड़े होकर के फिर आप उनको ग्रीट करें, जिस तरीके से ग्रीट करना है, ठीक। ये नहीं कि गए कुर्सी में बैठ गए, ठीक है, वो कुछ बोले ना बोले हमको फर्क नहीं पड़ता, कुर्सी तो हमारी है। इसलिए कुर्सी के पास जस्ट बाजू में, एक्चुअल जहां कुर्सी है उसके जस्ट बाजू में खड़ा हुआ जाता है, और खड़े होने का पोस्चर भी यही होता है। हालांकि इतना समय नहीं होता, वो फटाफट आइए बैठिए ऐसे बोल देंगे तो आपको जा करके, और जैसे ही आप गए तो पहले उनको ग्रीट करिए। ग्रीट करने के बाद सामने से कुर्सी के, जैसे मान लो ये कुर्सी रखा हुआ है तो यहां है, तो हम इधर से आकर के नहीं बैठेंगे, सामने से जाकर के उसमें बैठे, और सामने से बैठ करके जो बैठे बैठे सावधान की मुद्रा होती है उसके हिसाब से बैठे, समझे? तो बैठना है, खैर उस पर अपन आ जाएंगे बाद में, ठीक। अब इसके बाद जैसे ये तो अपीयरेंस हो गया, और इस पर काम करना आज से चालू करें। जैसा कि सर भी आप लोगों को बताया कि जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके बायोडेटा से पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो होगा वो आपके बायोडेटा से, इसलिए बायोडेटा में जितनी भी चीजें आपने मेंशन किया है उन हर चीजों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। मतलब आपका नाम जैसे आप भर रहे हैं तो आपके नाम का क्या पर्यायवाची है, क्या अर्थ है, उससे कितने फेमस पर्सनालिटी अगर कोई है, क्या आपके नाम से कोई इतिहास में कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं, आपके नाम से, आपके पिताजी के नाम से, तो सब चीज को आपको तैयार करना, और केवल तैयार नहीं करना है, आपको प्रॉपर नोट्स बनाना चाहिए इसके ऊपर, अभी समय है। दूसरा, उसके बाद जब आप डेट ऑफ बर्थ में आते हैं तो डेट ऑफ बर्थ, मान लीजिए आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, जिस जो तारीख है आपकी, मान लेते हैं कोई 24 अप्रैल का है, तो 24 अप्रैल बहुत महत्वपूर्ण तारीख हो जाती है आपका पंचायती राज के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि वो तारीख किस चीज के लिए फेमस है। एक 10 दिसंबर किसी का डेट ऑफ बर्थ है तो वो आपका विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में आ जाता है। तो ये चीजें जो है हमको पता होनी चाहिए। फिर आपका ईयर अगर कोई खास चीजों को इंडिकेट करता है, मतलब कुछ खास घटनाक्रम हुए हैं, है ना, जिस वर्ष की बात कर रहे हैं अपन, मान लीजिए किसी का 99 में अगर डेट ऑफ बर्थ हुआ तो 99 को हम करगिल वॉर के उससे जानते हैं, है ना, करगिल वॉर हुआ। तो इस तरीके से सारी चीजें ईयर वाइज भी आपको मेंटेन करनी चाहिए, मतलब सब चीजों को लिख करके रखना। इसके बाद आते हैं आपके एकेडमिक्स पर। जो भी आपका एकेडमिक्स रहा है, मतलब चाहे जिसमें आपका 12th है, आपका मतलब 11 12 जिसमें है, उसके बाद ग्रेजुएशन जिसमें है, और पोस्ट ग्रेजुएशन जिसमें है, वो सारी चीजों का हल्का हल्का जानकारी आपको होना है। सुपरफिशियल, एकदम डेप्थ जानकारी हो ये आवश्यक नहीं, लेकिन सुपरफिशियल जानकारी जो एक आम आदमी से उम्मीद की जाती है कि अगर आप उस विषय से पढ़े तो आपको बनना चाहिए, वो जानकारी कम से कम आपके पास होनी चाहिए। समझ पाए? इसके बाद लास्ट आता है आपका हॉबीज, है ना। तो हॉबी, एक क्रिएटिव हॉबी रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। मतलब आप समझो बेटा, समस्या ये है कि हमको हॉबी लिखना है और हमको पता नहीं होता कि हमारी हॉबी क्या है। मोस्ट ऑफ ऑल लोगों की यही समस्या है। तो आपको अभी आपके पास समय है, हॉबी आपको ऐसी हॉबी रखनी है जो आर्टिस्टिक हो, क्रिएटिव हो, और जिसकी कोई मीनिंग निकलती है। अब मेरे को सोना पसंद है, मैं सोता हूं, उसकी मीनिंग क्या है, समझ रहे हो? मतलब जैसे, और बहुत प्रिसाइज रखें अपनी हॉबी को, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनता है। जैसे आपको गाने पसंद है, सिंगिंग आपकी हॉबी है, तो सिंगिंग आपकी हॉबी है, तो आप सिंगिंग के लिए, मतलब गाने के लिए, तो जितने भी आपका विधाएं होती हैं गाने की, है ना, गजल से लेकर के जितने प्रकार की विधाएं हैं, वो सारी चीजों का पता होना चाहिए। या तो फिर आप इसको प्रिसाइज करके रखिए कि किस प्रकार की गजल टाइप ऑफ सिंगिंग, तो आपका छोटा हो गया दायरा। अब गजल में आप किसको पसंद करते हैं ये भी आप पसंद करके रखिए, मतलब पहले से तय करके रखिए, और उनके बारे में सारी चीजों को रेडी करके, मतलब जो भी काम करें एकदम प्रिसाइज,
ताकि उसका दायरा एकदम छोटा हो जाए। जैसे कई लोग लिख देते हैं गार्डनिंग करना हमारा बहुत शौक, ठीक है, एक अच्छी हॉबी है, लेकिन गार्डनिंग भी बहुत प्रकार की होती है। फिर आपसे पूरा बोटेनिकल चीजें पूछने लगेंगे वो, है ना, वनस्पति शास्त्र से जुड़ी हुई चीजें पूछ लेंगे अगर गार्डनिंग के बारे में आप लिख दोगे, ठीक। तो इसीलिए जब भी आप किसी भी प्रकार की हॉबी को डाल रहे हैं तो वहां पर कोशिश करना है कोई प्रिसाइज रहे। जैसे बहुत चीज नहीं पता है तो आप उसको किचन गार्डनिंग बोल सकते हो, है ना, किचन गार्डनिंग मतलब हम घर में ही सारी चीजों को करते हैं, ठीक है, या होम गार्डनिंग। किचन गार्डनिंग में तो आपके गार्डन में आप किचन की जरूरत की चीजों को जब उगाते हैं तो किचन गार्डनिंग, ठीक। लेकिन वहीं पर अगर आप गार्डनिंग या होम गार्डनिंग कर देते हैं तो घर में फूल पौधों को लगाना, इस तरीके से मेरा शौक है। और उसमें आप कौन कौन से खास पौधे लगाएं उसको लेकर के तैयारी करें। मतलब हॉबी को जब डिसाइड करना है तो हॉबी बहुत मीनिंगफुल होनी चाहिए, मीनिंगफुल हॉबी होनी, समझ गए। तो ये आपका हॉबी होती है। लास्ट में अगर कोई जॉब में है, अभी कोई नौकरी में है, तो अगर नौकरी में आप हैं तो आपको आपकी नौकरी से जुड़ी हुई सारी चीजें पता होगी। एक अगर कोई जॉब में है प्रेजेंटली, चाहे वो कोई भी जॉब कर रहा है, तो उसके जॉब का वर्क उसको जरूर पता होना, क्योंकि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उसके बारे में अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो फिर ये गलत इंपैक्ट डालता है। तो ये मतलब मेक श्योर करें कि अगर कोई जॉब में है तो वो सारी चीजों को पहले से तैयार करके रखे, अपने कम से कम जॉब से रिलेटेड जो आम आदमी जानता है, जो पूछ सकता है ना, उन सारी चीजों को तैयार करना है। और लास्ट का पार्ट आता है करंट अफेयर्स। एक करंट अफेयर्स मतलब देखें, करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करनी है या करंट अफेयर्स को क्या करना है, तो देखें पूछ तो वो कुछ भी सकता है, लेकिन आप करंट अफेयर्स पर जितना मजबूत रहेंगे उतना आपका जो सेल्फ बिलीव होगा वो स्ट्रांग होगा, खुद पर विश्वास बढ़ेगा। और खुद पर विश्वास बढ़ेगा और आप कॉन्फिडेंट दिखाई देंगे, कन्विक्टेड दिखाई देंगे, तो वो वहां बहुत अच्छा लगेगा। तो इसलिए कोशिश ये करना है कि करंट अफेयर्स को हमको तैयार करना, ठीक। और करंट अफेयर्स को जनवरी से ही नहीं, विधानसभा चुनाव से उठा करके तैयार, क्योंकि सरकार तब से बदली, तो सरकार के बदलने के बाद क्या क्या चीजें बदली, ठीक। जैसे एक फोकस करना है आपको कि जो सरकार मतलब जो विधानसभा का चुनाव हुआ, पहला चीज उसको हमको याद रखना है विधानसभा के चुनाव को लेकर। दूसरा, अभी जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे तो उसके ठीक बाद पंचायती राज के चुनाव होंगे, तो विधानसभा के चुनाव और जो निकाय के चुनाव है ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इसमें मशीनरी कैसे काम करती है। और यहीं से एक क्वेश्चन निकल करके आएगा, एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, है ना, एक राष्ट्र एक चुनाव। तो एक तो इस पर वर्क करना है अपने को, मतलब विधानसभा का चुनाव हो गया छत्तीसगढ़ का, उसके बाद आपका लोकसभा का चुनाव हो गया, और फिर जो पंचायत और नगरीय निकाय के जो चुनाव होंगे अभी आने वाले दिसंबर और जनवरी में, उसको अपने को तैयार करके रखना है और इसी को जोड़ देना है एक राष्ट्र एक चुनाव, समझ गए। तो एक इस चीज पर हमको ध्यान देना है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जैसे अभी का पूरा समय आपका ओलंपिक का रहा है ना, ओलंपिक बहुत हाईलाइटेड रहा, तो जो पेरिस ओलंपिक हुआ, उस पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक के बारे में भी हमको पूरी जानकारी होनी चाहिए, है ना। जो पेरिस ओलंपिक हुआ और जो पैरालंपिक हुआ उसके बारे में हमको पूरा जानकारी होना चाहिए। अच्छा, जैसे जो पेरिस ओलंपिक हुआ उसमें जो आपका मतलब अभिनव बिंद्रा है, उनको एक पुरस्कार दिया गया। क्या पुरस्कार है? क्या होना है? ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड दिया अभिनव बिंद्रा। तो ये सब चीजें हमको पता होनी चाहिए, है ना, कि क्या था। इसके बाद अभी देखें कि जितना पेरिस ओलंपिक जो हुआ हमारा, उसमें जितने मेडल नहीं आए, पैरालंपिक में उससे ज्यादा मेडल आए, समझ रहे हैं। तो पेरिस ओलंपिक, पैरालंपिक, इसको लेकर के और क्या कारण है, जब हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमको रटना बस नहीं है, हमको इसमें यह भी देखना है कि क्या कारण है कि भारत में मतलब सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी या भारत से ज्यादा गोल्ड मेडल अभी भी क्यों नहीं आ,
समझ रहे हैं? या मेडल की तालिका अभी भी इतनी कम क्यों है? 7 मेडल बस हासिल किए हम लोग पेरिस ओलंपिक में, 6। तो आखिर ये क्यों ऐसा हो रहा है कि इतना कम मेडल क्यों है? इस तरीके से इस पर विचार करना है। जब वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा करेंगे तो वन नेशन वन इलेक्शन मतलब ऐसा क्यों, मतलब इसके सामने ये कितना, मतलब इसकी क्या संभावना है भारत में, क्या इसके मतलब अच्छाइयां रहेंगी, क्या इससे कमियां होंगी, इन सब चीजों पर चर्चा करना है वन नेशन वन इलेक्शन। मतलब जो भी चीज आप पढ़ेंगे उसके प्रॉज एंड कॉन्स को मतलब एनालिसिस करना आना चाहिए। समझ पा रहे हैं? जैसे अभी इजराइल फिलिस्तीन विवाद जो चल रहा है ना? अब देखिए सेंटर में इजराइल फिलिस्तीन विवाद है। अब इजराइल फिलिस्तीन विवाद के ऊपर आपकी राय होनी चाहिए। मतलब पहले तो पूरा हर चीज पता होना चाहिए। ये विवाद का कारण क्या है, ठीक? विवाद का कारण क्या है, कौन कौन इजराइल के समर्थक है, क्यों है, फिलिस्तीन के कौन कौन समर्थक है, क्यों है, फिलिस्तीन का तर्क क्या है, इजराइल का तर्क क्या है। तो ये इजराइल फिलिस्तीन जो वाद जो मतलब विवाद जो चल रहा है उसको भी एक बार अपने को देख करके रखना है, इजराइल फिलिस्तीन वाद। इसके बाद अभी तक केंद्र सरकार ने जो भी योजनाएं चलाई है, केंद्र सरकार ने 2024 में खासतौर पर सरकार बनने के बाद केंद्र सरकार ने और छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो जो योजनाएं चलाई हैं, और खास तौर पर 4 चीजों को देख करके, एक आपका ये जिसको ज्ञान जो कह रहे हैं, ठीक है ना, मतलब गरीबों के लिए जी फॉर गरीब, ठीक है, वाई फॉर युवा, युवाओं के लिए जो जो चलाई गई, ए से अन्नदाता कृषक और एन से नारी, ठीक। जो जो योजनाएं चलाई गई हैं वो योजनाएं क्या है और किस तरीके से, मतलब वो कितना जो धरातल है उस पर सही है, ठीक। जो योजनाएं चलाई जा रही हैं मतलब उसकी प्रासंगिकता क्या है, ठीक, कितना वो प्रासंगिक है, कितना वो जनता के लिए लाभकारी है, ठीक, या क्या उसमें कोई सुधार किया जा सकता है। तो ये तमाम चीजें होंगी। जैसे एक आपका अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में है ना, इकोनॉमी को लेकर, तो इकोनॉमी को लेकर के आपको तैयारी ये करना है कि ये बार बार क्लेम किया जा रहा है कि भारत जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वो बहुत जल्द जो है विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से 3री बड़ी अर्थव्यवस्था होने तक का सफर क्या होगा, क्या चुनौतियां होंगी, क्या समस्याएं होंगी, वर्तमान आर्थिक स्थिति क्या है, इन तमाम चीजों पर थोड़ा ध्यान देना। अभी हम लोग चल रहे हैं अमृत काल में, ठीक, अमृत काल में चल रहे हैं। 2047 में जाकर के अमृत काल पूरा होगा। तो इंडिया एट 2047, भारत 2047 में कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर हमारा एक विजन होना चाहिए। समझ रहे हैं? इसके ऊपर हमारा एक विजन होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर काफी प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये कुछ चीजें हैं जिस पर ध्यान देना है। एक अगला सेक्टर जो हमको देखना है वो है एआई और रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स, ठीक। इकोनॉमी में ही कुछ खास चीजों को फोकस करना है बेटा इस बार। जैसे इकोनॉमी में एक आता है गिग इकोनॉमी, GIG, गिग अर्थव्यवस्था, और एक है आपका केयर इकोनॉमी, देखभाल अर्थव्यवस्था, है ना, गिग इकोनॉमी और केयर इकोनॉमी। अच्छा देखो बेटा, आप समझना ये क्यों इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, और क्यों अचानक से, मेरे ख्याल से केयर इकोनॉमी पूछा इस बार मेंस में, पूछा है ना। ILO ने अपनी रिपोर्ट जारी की 4 मार्च 2024, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 4 मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट जारी, और 4 मार्च 2024 को रिपोर्ट जारी किया, और उस रिपोर्ट में कहा कि देयर इज अ 11 ट्रिलियन US$ इकोनॉमी विच बिलोंग्स टू द केयर इकोनॉमी। मतलब उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि एक नई अर्थव्यवस्था को हम समानांतर अर्थव्यवस्था के रूप में देख सकते हैं, जो कि देखभाल। इसके पहले कोई केयर इकोनॉमी वर्ड यूज नहीं होगा, इसलिए आप कहीं किसी किताब में इसको सुनते हुए नहीं देखोगे। ये वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने उस रिपोर्ट को पढ़ा केयर इकोनॉमी है क्या एक्चुअली, ठीक। तो जैसे उसमें बहुत सिंपल सी बात है, केयर इकोनॉमी मतलब ऐसी इकोनॉमी जो केयर टेकिंग वर्क से बनती हो। आप देखिए आपके हमारे घरों में
कितने हाउस हेल्प लगे हुए है ना, खाना बनाने के लिए आपने कुक रखा हुआ है, गाड़ी चलाने के लिए आपने ड्राइवर रखा हुआ है ना, माता पिता बुजुर्ग है तो उनकी देखभाल, भाई कोई घर में नहीं है तो उनके लिए आपने कोई मेट रखा हुआ है। और देखभाल के काम में सबसे ज्यादा महिलाएं होती हैं, इसलिए केयर इकोनॉमी में 85% महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट है। और आपको पता है आपके घर में जो काम कर रहा है, जो मेट, आपने उसको 3000 में रखा, 3000 उठा करके दे दिया, कैश दे दिया, ना वो कहीं रजिस्टर हो रहा है, ना कहीं कुछ हो रहा है। तो ये एक नई अर्थव्यवस्था निकल करके आई जिसको नाम दिया आईएलओ ने देखभाल अर्थव्यवस्था। इसीलिए आपके एग्जाम में पूछा, समझ आया? वो केयर इकोनॉमी 11 ट्रिलियन यूएस डॉलर की प्रेजेंट में इकोनॉमी है ये, 11 ट्रिलियन यूएस डॉलर। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी संभावना भारत की है, क्योंकि केयर इकोनॉमी में सबसे बड़ा योगदान भारत का। 11 ट्रिलियन में 8.57 यूएस ट्रिलियन डॉलर अकेले भारत में। और हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, अगर इसको औपचारिक अर्थव्यवस्था कंसीडर किया जाए तो आज ही भारत चाइना से ऊपर हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगर इसको ऐड कर देंगे अगर फॉर्मल इकोनॉमी में तो भारत चाइना से ऊपर हो जाएगा। समझ रहे हैं? परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर चाइना का जो इकोनॉमी है 17.92 यूएस ट्रिलियन डॉलर। परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो 11 यूएस ट्रिलियन डॉलर। और अगर इसमें आप जोड़ देंगे 8.5% को, सॉरी 8.57 यूएस ट्रिलियन डॉलर को, ये ऑलरेडी पार हो जाएगा आपका 19, तो चाइना से ऊपर हो जाएगा। इसलिए पूछा था। समझ रहे हैं? जैसे गिग इकोनॉमी, जानते हैं गिग इकोनॉमी क्या होता है? क्या होता है गिग वर्कर्स? किसको बोलते हैं? हाँ, जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर होंगे, है ना, वो सब गिग वर्कर होंगे। तो ये तमाम चीजों पर फोकस करने की अभी जरूरत है इकोनॉमी के सेक्टर। समझ पाए? तो ये एक, मतलब ये कुछ दायरे हैं जिसके ऊपर हमको फोकस करना है, ठीक। और जितना भी बातें बताए हैं वो सारी चीजों को आपको लिख करके रखना है, मतलब प्रॉपर नोट्स बनाए। जैसे मेंस के लिए, प्री के लिए नोट्स बनाते हैं ना, वैसे प्रॉपर नोट्स बनाए तो आपको चीजें समझ में आएंगी। समझ में आया? और जहां से आप आते हैं, मतलब जो आपका वर्तमान पता है, जो आपका स्थायी पता है, दोनों के बारे में, मतलब दोनों ही, जो भी आपका एड्रेस आप मेंशन करते हैं, उस एड्रेस की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, 3 चीजों को तैयार करके रखनी है। जैसे आप अगर बिलासपुर से आते हैं तो बिलासपुर का इतिहास क्या है, ठीक है, बिलासपुर का भौगोलिक जो विवरण है वो आपको पता होना चाहिए, है ना, बिलासपुर की अर्थव्यवस्था भी आपको पता होनी चाहिए। समझ रहे हैं? तो ये इस तरीके से इसमें अप्रोच करेंगे। अभी फिलहाल में जो चीजें बताए हैं ना, उसको तुरंत करना शुरू कर दो। देखो बेटा, सबसे पहले किसी की बात नहीं सुनना, सब बोलेंगे करंट अफेयर्स, लेकिन सबसे पहले जरूरी आपका बायोडेटा तैयार करना। अगर आप अपने नाम का अर्थ नहीं जान रहे, अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि को नहीं जान रहे हैं, उसके बारे में नहीं जान रहे हैं, तो आप फिर गलत, ठीक। तो ये नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ठीक है ना। कल इसी समय 5 बजे ही अपन कल अग्र मान्यता को भरेंगे, मतलब कैसे क्या क्या रखना चाहिए, एक आपको आइडिया दे देंगे, ठीक है ना। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा उसके ऊपर कल अपन डिस्कशन भी कर लेंगे, नोट्स भी बनाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो, कुछ पूछना हो इसके अलावा। अब जैसे ये बोल रही कि सर समझ में नहीं आ रहा, लिखते नहीं बन रहा, ऐसे बोल रही ना। दिखा दो बेटा, फॉर्म लिया, बायोडाटा फॉर्म दिया ना। देखो बेटा, पहला है आपका इंटरव्यू डेट। अब तो डेट आ गया, सबसे पहले इंटरव्यू डेट। ये बायोडाटा में आप जो भी भर रहे हो उससे रिलेटेड चीजों को लिखो। इंटरव्यू डेट, जिस तारीख को आपका इंटरव्यू पड़ रहा है, क्या उस दिन कोई खास दिवस है, उसके बारे में लिखो। आपका नाम आपने लिखा तो मेरे नाम का पर्यायवाची, नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति, है ना, ये तमाम चीजों को लिखते जाना है। जैसे फादर्स नेम, जैसे पिताजी का नाम है, पिताजी के नाम का अर्थ क्या होता है, ठीक, उनसे जुड़ा हुआ कोई फेमस पर्सनालिटी है, इस तरीके से। मदर्स नेम, उसको भी देखना है, ठीक। डेट ऑफ बर्थ जैसा बताया वैसे लिखते चलना है। मतलब इसमें शब्दों का ख्याल थोड़ी रखना है कि कैसा
शब्द हम जमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसमें तो सीधा लिखते हुए चल रहा है बस, है ना। और कोई क्वेश्चन हो तो बताओ बेटा, कुछ पूछना चाहते हो तो। हाँ ठीक है ना, कल आग्रह मान्यता भरते समय उसको बता देंगे। जैसे देखो बेटा, सिचुएशनल क्वेश्चन कभी भी आया ना, तो उसका आंसर देने के समय ना व्यवहारिक चीजों को और मोरालिटी को शामिल करके बताना। मतलब व्यवहारिक मतलब व्यवहार में क्या संभव है, ठीक, और नैतिकता उसमें होनी चाहिए। मतलब हर चीज से ऊपर उसमें नैतिकता है। एक जैसे कहा गया कि आप किसी मतलब किसी सब डिवीजन में आप एसडीएम के पद पर कार्यरत हैं और आप एक धर्म से बिलोंग करते हैं, एक विशेष वर्ग से बिलोंग करते हैं और दो वर्गों के बीच में लड़ाई हो रही है, आप क्या करेंगे? तो वहां पर आपको तटस्थ उत्तर देना है, न्यूट्रल उत्तर देना है ना, व्यवहारिक उत्तर देना है। सबसे पहले आप है एसडीएम, ठीक है, आपको बीएनएसएस के तहत पावर दिया गया है, ठीक है, आप रोकथाम करवा सकते हैं, लाठीचार्ज करवा सकते हैं, मजिस्ट्रेट के सारे पावर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? तो मैं इसकी सूचना मेरे वरिष्ठ अधिकारियों को दूंगा, बतौर एसडीएम आप डीएम को सूचित करेंगे। इसके बाद मैं मौकाए वारदात पर पहुंचने का प्रयास करूंगा, साथ ही साथ जो मेरे साथ के जो सुरक्षा कर्मी होंगे, जो पुलिस थाने होंगे, उनको मतलब रिपोर्ट करूंगा, समझाऊंगा और उनको भी लेकर के वहां पर उपस्थित होने के लिए कहूंगा। वहां की स्थिति को भांपते हुए जो आवश्यक कार्यवाही होगी वो की जाएगी। पहले समझाने का प्रयास किया जाएगा, अगर बातचीत से मामला शांत हो जाए तो बातचीत का प्रयोग किया जाएगा, यदि बातचीत से मामला शांत नहीं होता है तो फिर आवश्यक पड़ने पर बल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, मतलब हर चीज में ना बेटा मोरालिटी होनी चाहिए, कोई भी आप आंसर देना, और एकदम हाइपोथेटिक आंसर नहीं देना। जैसे एक कॉमन क्वेश्चन है, आप का चयन इस पद पर क्यों किया जाए, या आप क्यों डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं? आपसे पूछा जाए, क्या बताऊं? समाज सेवा करना चाहता हूं सर, मैं छत्तीसगढ़ महातारी की सेवा करना चाहता हूं। बचपन से पैदा हुआ पहला सपना यही देखा था कि मैं एक दिन छत्तीसगढ़ महातारी की सेवा कर रहा हूं। तो छत्तीसगढ़ महातारी की सेवा करने के लिए आप एनजीओ भी चला सकते हैं, ठीक है, सेवा करने के लिए आप प्रशासनिक पद पर रहे, यही बस जरूरी नहीं है। तो इसीलिए मैंने बोला कोई हाइपोथेटिकल आंसर नहीं देना, ऐसा आंसर देना जो डाइजेस्टिव हो, जो पच सके, जो व्यवहारिक लगे। आप बता सकते हैं, बिल्कुल आप थोड़ा सा उसमें आदर्शवादी दृष्टिकोण को शामिल जरूर कर सकते हैं। आप बता सकते हो, सबसे पहले यही बताएं कि राज्य सेवा में सबसे जो वरिष्ठ पद होता है या जो सिविल सेवा होती है, इसमें हमें प्रशासन में रह करके प्रशासन को जानने का और प्रशासन की सुविधाओं को नागरिकों तक पहुंचाने का एक प्रबल अवसर मिलता है। और इसमें भी डिप्टी कलेक्टर पद जो है ये बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, विविधीकृत पद है, इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारे क्षेत्र में हम जाके काम कर सकते हैं। और करियर के तौर पर यदि ये मुझे प्राप्त हो जाता है तो मुझे मतलब ये मेरे करियर के लिए सबसे बेहतर विकल्प के रूप में मैं देखता हूं, इसलिए मैं सिविल सेवा में आना चाहता हूं। समझ में? तो व्यवहारिक उत्तर देना वहां ज्यादा सही है। एक जैसे मान लीजिए कोई पढ़ रहा है, किसी ने लास्ट में 2018 में ग्रेजुएशन किया, उसके बाद से नहीं पढ़ा और 2024 तक आ गया, तो आप जस्टिफाई करके आंसर दीजिए, व्यवहारिक उत्तर दीजिए कि मैं उस समय से सिविल सेवा की तैयारी कर। अगर आप 5 बार दिए, 4 बार फेल हुए, 5वें बार पहुंचे, तो इसका मतलब ये थोड़ी कोई नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा। भैया इसका पॉजिटिव इंपैक्ट ये है कि वो व्यक्ति उस समय से तैयारी कर रहा है, उसने तैयारी कभी ब्रेक नहीं। समझ रहे हैं? तो कभी भी कोई भी आंसर हाइपोथेटिकल नहीं देना, ठीक, और आपके चेहरे में वो दिखाई देना चाहिए कि आप कितने कन्विंस है अपने आंसर को देते समय, कमिटेड है। उसी डर को बस दूर करना, समझे? हाँ, माइक देना बेटा, माइक। तो वही है बेटा, झुकाव। देखें, जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब इनका प्रश्न यह है कि अगर हम टेक्निकल फील्ड के हैं, उसके बाद हम सिविल सेवा में क्यों आए? बहुत सिंपल सी बात है। जब हम तैयारी कर रहे थे, मतलब जब हम एकेडमिक्स में थे, जब हम स्कूल और कॉलेज लेवल की पढ़ाई कर रहे थे, तो उस समय पढ़ाई के दृष्टिकोण से हमें सर्वश्रेष्ठ तकनीकी शिक्षा लगा, क्योंकि भाई टेक्निकल एजुकेशन जो है ये अपने साथ एम्प्लॉयबिलिटी लेकर के आती है ना।
और जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो समाज में इसको प्रतिष्ठा भी मिलती है और मेरा रुझान भी उस ओर का। लेकिन जब हमने ये देखा कि भाई सिविल सेवा की तैयारी की जा सकती है, तो मतलब एक करियर के तौर पर तकनीकी शिक्षा की वजह, शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा बेहतर थी और करियर के तौर पर सिविल सेवा बेहतर लगती है। और कहीं ना कहीं टेक्निकल एजुकेशन में जो हमने एफर्ट लगाया, जो पढ़ाई किया, वही एफर्ट है जो हमको सिविल सेवा को क्रैक करने में या इसको पास करने में मदद की। समझ में आया? तो इसका मतलब कोई बहुत ज्यादा अलग से आंसर नहीं देना है। टेक्निकल जब तैयारी की तो हमारे लिए वो सही था, हमें वो लगा कि हमें इंजीनियरिंग करना चाहिए। और जब नौकरी की बात आई, जब धीरे धीरे समझदारी बढ़ी और हम धीरे धीरे परिपक्व होते चले गए, तो हमें पता चला कि तकनीकी सेवा एक क्षेत्र विशेष तक सीमित रह जाएगी, जबकि सिविल सेवा काफी विविधीकृत है, ये अलग अलग पहलुओं पर कार्य कर सकती है। तो मेरा रुझान इस ओर बढ़ा और हम आ गए। और कुछ क्वेश्चन? नहीं, परिस्थितियों से, उस समय की परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि हम जा पाए, है ना, उससे जस्टिफाई करना पड़ेगा। वैसे तो अपना विकल्प है ना, तो जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। अब हम पूछेंगे जरूर आपने क्यों नहीं किया, तो आपके पास एक कारण होना चाहिए, है ना। बोले सर डर था फेल हो जाती, तो व्यवहारिक कारण वहां पर होना चाहिए, मतलब एक थोड़ा सा ऐसा बताने लायक, है ना। नहीं, लेकिन आप देखो, अगर आपसे पूछा जाए आपका शौक क्या है और आप कुछ बोलो ही मत, तो गलत नहीं है। नहीं, देखें, हॉबी का कॉलम आप खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर वो देखेंगे तो एक नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा। इसलिए आप अपनी हॉबी वहां पर जरूर लिखें, ठीक है। और देखें, मैं शुरू में भी वो उस बात को कहा कि हॉबी ना हमारी क्या है हमको पता नहीं होती, तो हमको एक हॉबी क्रिएट करनी पड़ेगी, एक अच्छी हॉबी जिसमें हम काम कर सकते हैं, जिसको हम पढ़ करके थोड़ा बहुत नॉलेज। ये हॉबी है, हम उसके ऊपर पीएचडी नहीं कर रहे कि उसके हर क्वेश्चन के आंसर हम बताते हैं। समझ रहे हैं? मतलब ये मत सोचिएगा कि आप वहां गए और 10 के 10 क्वेश्चन का आपने आंसर कर दिया तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे 100 में 100, और 10 क्वेश्चन में से अगर आपने एक कम किया तो 10 मार्क्स कटेंगे, 2 कम किया तो 20। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं। आपकी पर्सनैलिटी सामने वाले को समझ में आनी चाहिए। अब आप इतना तैयार करके जाएंगे, पूरा सारी चीजें, वहां जाकर के आपसे उठा करके संविधान पूछना शुरू कर दिया, गई भैंस पानी में। ऐसा हुआ है, होता है। तो अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करके रखना है कि अगर हमें कुछ नहीं आया तो हम सॉरी बोलेंगे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि आप अपनी पर्सनालिटी को जितना रियल शो कर पाएंगे वो उतना अच्छा होगा, क्योंकि वो लोग भी बहुत सारे लोगों को देख करके बैठे हुए। तो हर चीज के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है। देखो, जैसे अभी अपन हंस रहे हैं ना, बस यही फेथ को, बिलीफ को कैरी करके वहां तक जाना। और कुछ मैं सच में बता रहा हूं बेटा, इंटरव्यू डिजास्टर है अगर लक फेवर नहीं किया तो, और इंटरव्यू बहुत फेवरेबल अगर फेवर कर गया। ये आपके हाथ में है ही नहीं। आपको जो करना था प्री मेंस में कर चुके। अब आपके हाथ में बस इतना है, आप अपनी पर्सनालिटी को कितना पॉजिटिव दिखाते हैं, वहां पर कितना पॉजिटिव दिखाते हैं। समझे मेरी बात को? तो अगर आपसे कोई पूछता है बेटा कि आप इस पद के लिए क्यों हम आपका चयन, तो आपको स्पष्ट बताना चाहिए। सबसे पहली बात तो सर, जो राजपत्र या जो अधिसूचना जारी की गई, इन पदों की योग्यता के लिए न्यूनतम आवश्यक शैक्षणिक योग्यता वो मैं पूरी करता हूं। इसके साथ साथ मैंने अपनी जो योग्यता है उसको प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा को पास करके भी सिद्ध किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस पद के लिए एक प्रबल दावेदार हूं। ऐसा समझे? बहुत और एकदम जस्टिफाइड आंसर है। आप प्री पास किए हो, मेंस पास हो, तो आप इंटरव्यू दे रहे हो। आपसे बोला गया है कि मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए, आप मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो, है ना। सो यू आर हैविंग ऑल द क्राइटेरिया एंड यू टिक ऑल द बॉक्सेस टू कम बिफोर द इंटरव्यू। तो जब आप सारी चीजों को टिक करके आए तो फिर आपको फिर वहां क्या सोचने देते, आप इसी को बता। जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट होते हैं।
और उसको हम कैसे जस्टिफाई करें। पहली बात बेटा, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इस पर आपकी राय क्या है, तो मैंने जैसा आपको बताया, हमेशा बायस्ड आंसर नहीं देना चाहिए। हमेशा आपका आंसर न्यूट्रल होना चाहिए और न्यूट्रल होने के साथ साथ उस आंसर में एक फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशन भी होना चाहिए, ओपिनियन भी होना चाहिए। आपने किसी को कह दिया गलत है कि गलत है, तो किसी को क्रिटिसाइज कर देना बहुत आसान, लेकिन गलत है तो क्या गलत है, कैसे सुधारा जाए, यह भी बताना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे वही एग्जांपल अगर आप ले लें, जैसे अभी वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही, जैसे इसके ऊपर आप बोल दिए कि भाई आप बताएं आपकी क्या राय है, और आपने सोचा भाई कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन ये तो भाजपा ला रही है और छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार है, टिपो देते हैं, एक नंबर है सर, इसको लागू करना ही चाहिए। ये आपकी पर्सनैलिटी को पूरी तरीके से रॉन्ग कर। वन नेशन वन इलेक्शन पर आपकी राय क्या है, तो आपको बताना चाहिए कि भारत को विश्व में चुनावों का देश कहा जाता है और भारत इतना विशाल जनसंख्या वाला देश है कि हर समय यहां किसी ना किसी क्षेत्र में हर वर्ष चुनाव होते रहते हैं। अलग अलग समय पर चुनाव होने के कारण जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो चुनाव में ज्यादा व्यस्त होती हैं, और खास तौर पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके जो प्रमुख शीर्ष नेता होते हैं जो सरकार में शामिल है, वो भी चुनाव पर उनका ध्यान केंद्रित होता है। इससे कहीं ना कहीं जन कल्याण के जो नीतियां हैं, जन कल्याण के लिए जो किए जाने वाले कार्य हैं, वो प्रभावित होते हैं। इसके साथ साथ जब जब चुनाव होगा तो चुनावी खर्च होता है। चुनाव में खर्च होने से बार बार पैसा मुद्रा जब बाजार में जाएगा तो इससे मुद्रास्फीति और महंगाई की भी समस्या जाती है, क्योंकि इससे मांग बढ़ेगा। और जब ये सारी चीजें होंगी तो आवश्यक है कि जनता के हित में, जन कल्याण में एक राष्ट्र एक चुनाव करवाया जाए। यह जनता के हित में दिखाई देता है, देश के हित में दिखाई देता है, और ऐसा भारत ने अनुभव भी किया है। आप देखिए, शुरुआत में 1952-57 इस समय एक राष्ट्र एक चुनाव ही था, कोई संविधान में व्यवस्था नहीं थी, लेकिन कोइंसिडेंटली लेकिन हुआ है। हां, लेकिन इसके बावजूद भी 1952 और 57 की स्थिति की तुलना में भारत वर्तमान की स्थिति बिल्कुल अलग है। 1952-57 में जहां भारत की आबादी 50 करोड़ के आसपास थी, वहां वर्तमान में भारत की आबादी 150 करोड़ के आसपास। ऐसी स्थिति में इतनी विशाल जनसंख्या के लिए एक ही समय पर एक बार में चुनाव करवा पाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण जरूर दिखाई देता है, परंतु यदि सरकार इसमें सामंजस्य बैठा करके, प्रशासनिक तंत्र का सदुपयोग करके, वर्तमान में विकसित हुई एआई टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और मेटा सर्विसेज का अगर प्रयोग करे तो इस चुनाव को बिल्कुल संभव बनाया जा सकता है। आज सूचना प्रणाली, इंटेलिजेंस के टर्म्स में मैं बोल रहा था, क्योंकि एक व्यक्ति भी हैंडल कर सकता है अगर उसके पास सही इंफॉर्मेशन है तो। सही बात। और जितना ज्यादा आप एआई को यूज करेंगे, रोबोटिक्स को यूज करेंगे, मेटा को यूज करेंगे, उतना ही इंफॉर्मेशन क्या होगा, बेहतर होता चला जाएगा। अगर ऐसा किया जाए तो एक राष्ट्र एक चुनाव बेहतर है, या किया जा सकता है। तो जब भी कोई आपको एनालिटिकल क्वेश्चन देता है तो आपकी राय तुरंत उस पर नहीं आनी चाहिए। एक वन साइडेड आपको ओपिनियन नहीं होना चाहिए, आपको दोनों साइड बताना उसमें जरूरी। समझे? और कुछ? अब देखें, शराबबंदी को लेकर के बेटा दो चीजें हैं। पहली बात, देखिए, नशा किसी भी समाज के लिए सही नहीं, ठीक। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो आप सीधा सीधा बताइए कि जो भारत का संविधान है वो शराबबंदी के हक में है, मतलब नशा को रोकना चाहिए, है ना। शराबबंदी को रोकना चाहिए। अनुच्छेद 47 के अंतर्गत आर्टिकल 47 शराबबंदी होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद छत्तीसगढ़ एक ट्राइबल स्टेट है और छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो अपने किशोरावस्था में है, ठीक है, या युवावस्था में। एक राज्य जैसे एक युवा के लिए जो सबसे आवश्यक चीज होती है वो होती है उसका खान पान, है ना, उसका स्वास्थ्य। उसी तरीके से एक राज्य की
राज्य के स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं, एक युवा राज्य की, तो उसका स्वास्थ्य होता है उसकी अर्थव्यवस्था। किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था या छत्तीसगढ़ राज्य की अर्थव्यवस्था की बात करें तो लगभग 21.5% आबकारी से राजस्व की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ एक ट्राइबल राज्य है ना, एक आदिवासी बहुल राज्य है जिसकी संस्कृति में शराब का सेवन जो है शामिल है। अतः छत्तीसगढ़ सरकार को शराबबंदी को लागू करने के पहले यहां के लोगों को जागरूक करना पड़ेगा और यहां की अर्थव्यवस्था को बेहतर करते हुए सरकार जो है उपयुक्त समय देख करके शराबबंदी लागू कर सकती। लागू करवाना है, हाँ तो बोल तो रहे लागू करवाना है, लेकिन इस तरीके से शराबबंदी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जी सर, होनी चाहिए। फिर अगर अगला क्वेश्चन करते हैं कि भाई कैसे होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, तो आपको बताना है कि शराबबंदी के समक्ष समस्याएं क्या है, एक चुनौती क्या है। शराबबंदी के समक्ष चुनौती शराबी नहीं है जो पीते हैं, चुनौती अर्थव्यवस्था और संस्कृति। समझ रहे हैं? इन दोनों में सामंजस्य जब बैठा लिया जाएगा, जब जागरूक कर लिया जाएगा, ठीक है, तब जाकर के शराब, आज आप शराबबंदी कर देंगे। आज आप देखो बेटा, मतलब जैसे आप बिहार को देखो, है ना, ड्राई स्टेट और भारत का सबसे गरीब राज्य, ठीक है ना, सबसे गरीब राज्य। क्यों? क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था पनप ही नहीं पा रही। मेरी बात समझे? तो शराबबंदी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। समाज, नशा का कोई जगह ही नहीं होना चाहिए समाज में। ये परिवारों को खराब करता है, अपराध को बढ़ावा देता है ना, तो नशा समाप्त होना चाहिए। लेकिन इन दो चीजों को ध्यान में रखना। जैसे सरकार क्यों लेट कर रही है, तो सरकार भी तो इन्हीं चीजों को देख रही है ना। समझो ना मेरी बात को। मान लो आप घर चलाते हो और आप कहीं पर नौकरी कर रहे हो, लेकिन वहां पर उतना तनख्वाह नहीं है, आप कहीं ट्यूशन भी पढ़ा रहे हो, लोग आपको बोल रहे हैं तुम ट्यूशन बंद कर दो, ट्यूशन बंद कर दो। तुम्हारे ट्यूशन पढ़ाने से नाम खराब हो रहा है कि सरकारी अधिकारी होकर के ट्यूशन पढ़ाता है, तो उसके बोलने से थोड़ी होगा, तुम्हारा घर कैसे चलेगा? मेरी बात समझे? तो मतलब मेरा ये कहना है बेटा, हाँ या ना में जवाब देना, हाँ, लेकिन कैसे? तो ऐसे आपके पास दोनों ओपिनियन होना चाहिए। किसको किसको? नहीं तो उसमें क्या है बेटा, जैसे ग्रेजुएट अगर हम हो गए, देखो जस्टिफिकेशन का सीधा सीधा मतलब है बेटा कि सफलता का मूल मंत्र है बको ध्यानम, फोकस। तो एक व्यक्ति वो होता है जो अपने क्षेत्र को बार बार चेंज करते रहता है। अगर मैं 2012 का ग्रेजुएट हूं सपोज, और मेरा एक ही ध्येय है, मेरे को सिविल सर्वेंट ही बनना है, तो मैं फोकस होकर के अपनी तैयारी को कर रहा हूं। मेरी पारिवारिक आवश्यकताएं ऐसी नहीं है कि जो मेरे कार्य करने से ही पूरी होंगी। मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि मैं तैयारी कर सकता हूं, मुझे घर वाले 2 वक्त की रोटी दे सकेंगे, तो मैं अपनी तैयारी पर ही फोकस। उसके लिए वहां पर कोई, अब कॉलेज का एडमिशन तो है नहीं कि वहां गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा कि इतना साल हमारा गैप होगा। बी रियलिस्टिक भाई, आपने जिस समय तैयारी छोड़ा, ठीक, जिस समय तैयारी छोड़ा, उसके बाद आपने क्या किया उसे स्पष्ट बताइए। आप तैयारी करें, कितना अटेम्प्ट दिए उसके बाद 2017 से? 5वां अटेम्प्ट, और पहला इंटरव्यू, तीसरा इंटरव्यू, तो अपने आप जस्टिफाइड। 2017 से लेकर के अभी तक 7 साल होते हैं, और 7 साल में 5 इंटरव्यू, सॉरी मतलब 5 मेंस लिखे, 3 इंटरव्यू, तो अपने आप में जस्टिफाइड है भाई। एक पहली सफलता आपको प्री मिल गई, तो उसके बाद आपके अंदर मोटिवेशन आ गया ना कि मैं कर सकता हूं, मैं सही रास्ते पर। उसके बाद से आप लगातार लगे हो, तो आपको तो जस्टिफाई, मतलब ट्रूली जस्टिफाइड है आपका, तो है ना। नहीं देखिए, भारत की विदेश नीति 2 चीजें हैं बेटा। देखो,
जैसे एक तो भारत की जब विदेश नीति बनाई गई तो उसमें दो चीजों का समावेश किया गया, दो सिद्धांतों का। एक सुभाष चंद्र बोस के सिद्धांत और एक महात्मा गांधी जी के सिद्धांत। दो सिद्धांतों पर भारत की विदेश नीति आधारित है। सुभाष चंद्र बोस का सिद्धांत यह कहता है कि एक देश इतना ताकतवर बने, एक देश इतना ताकतवर बने कि दूसरा उससे लड़ने की सोचे भी नहीं, यह भी विश्व में शांति लाने का एक तरीका है। हमारी विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, कंप्लीटली बेस्ड ऑफ बीइंग एम्बेसडर ऑफ पीस। हमारी विदेश नीति सिंपल इसी चीज पर आधारित है कि भारत विश्व में शांति का दूत बने। अब शांति का दूत कैसे बने, तो इसके लिए दो सिद्धांत अपनाए। पहला सुभाष चंद्र बोस का सिद्धांत है ना, बोस प्रिंसिपल कहा जाता है इसको, ठीक है, कि एक देश खुद इतना ताकतवर बने हर प्रकार से कि दूसरा देश उसको देख करके भी डरे। और आपको इसका आकलन दिखेगा, मतलब आपको यह दिखाई दे जाएगा जब भारत की आप रक्षा नीति को देखोगे, तो डिफेंस पॉलिसी को जब आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि भारत अपने डिफेंस को हमेशा मजबूत करता रहा, हमेशा। चाहे वो 1974 में, 1971 में जब हमने परमाणु परीक्षण किया पोखरण से लेकर के आपका 1998 का बुद्ध मुस्कुराए वाला, ये सारे परीक्षण दर्शाते हैं कि भारत अपने आप को मजबूत करता रहा है हमेशा। ये बोस का सिद्धांत। अगर आप ताकतवर हो तो लोग आपसे जुड़ेंगे, लड़ना भी नहीं चाहेंगे। और दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत। गांधीवादी सिद्धांत मतलब कि आप पहले किसी से लड़ो मत। तो हमने दिखाया, हमने नहीं लड़ा, हम किसी से नहीं लड़े। 1961 में जब दुनिया दो ध्रुवों पर बंट गई थी, अमेरिका और चाइना में, रशिया में, जब शीत युद्ध चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रहा था, उस समय भारत ने एक अलग राह पकड़ी कि ना कोई अमेरिका के गुट में जाए, ना कोई रशिया के गुट में जाए, हम नैम की ओर जाए, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की। तो रशिया हमारे लिए करीब है कि अमेरिका हमारे लिए करीब है? नहीं, हमारे लिए करीब है विश्व की शांति। हम इजराइल की ओर है कि हम फिलिस्तीन की ओर है? नहीं, हमारे लिए जरूरत है युद्ध का विराम। रशिया सही है कि यूक्रेन सही है? नहीं, हमारे लिए जरूरी है कि युद्ध रुके। और आप देखें अभी यूनाइटेड नेशंस असेंबली में प्रधानमंत्री मोदी जी ने दो टूक में फिलिस्तीन को कहा कि आपको इजराइल के अस्तित्व को स्वीकारना पड़ेगा। उन्होंने एक को नहीं कहा, उन्होंने कहा कि दोनों देशों को एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकारना पड़ेगा। जब तक आप एक दूसरे के अस्तित्व को नहीं स्वीकारेंगे, यह युद्ध कभी विराम ही नहीं हो सकता। तो इसलिए जो भारत की विदेश नीति है वो मुख्य रूप से केंद्रित है सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के सिद्धांतों पर। जहां एक ओर भारत विश्व में शांति का प्रसार करना चाहता है, वहीं दूसरी ओर भारत अपने आप को ऐसी मजबूत स्थिति में भी रखना चाहता है ताकि विश्व जो है भारत से जुड़े। आज सब कोई भारत की ओर देख रहे हैं। आज आप जितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन और जितने छोटे ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं, आप कॉर्ड देख ले, कॉर्ड देखियो ना, कॉर्ड जान रहे हो, कॉर्ड ग्रुप देख लो। आपने मेंस लिखा है तो नो डाउट आपने पढ़ा होगा 16 अक्टूबर 2023 को जो 5 आइज का समिट हुआ, 5 आंखों का सम्मेलन जो हुआ है ना, 5 आइज का, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, है ना, ये जो सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन में अमेरिका ने कहा कि इंडिया हैज टू बिकम द 6th आई, भारत को बनाना चाहिए। ये किस वजह से है? भारत की मजबूत विदेश नीति की वजह से, है ना। भारत विश्व में हर प्रकार से मजबूत है आज के डेट में, समझ रहे हैं? तो ये हमारा उद्देश्य है। मतलब अमेरिका हमारे लिए संबंधित है, रूस हमारे लिए संबंधित है, नहीं, विश्व में शांति लाने का प्रयास हमको करना है। इसलिए भारत किसी भी गुट का हिस्सा नहीं है ना, भारत किसी भी गुट का हिस्सा नहीं है। भारत नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, है ना, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रणेता है। भारत चालू किया है भारत ने उसको। तो भारत किसी गुट की ओर से नहीं। हाँ, अमेरिका के तुलना में रशिया से हमारे रिश्ते काफी बेहतर रहे, शुरू से बेहतर रहे हैं, और ये आपसी सामंजस्य है ना, ये आपसी सामंजस्य है। और रूस का भारत के ऊपर भरोसा है। जानते तो हो कि 1971 का जो वॉर हुआ था, अगर रशिया नहीं भेजता अपने सबमरीन्स को तो फिर वो तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन गया था।
क्योंकि अमेरिका और उसके जितने भी सपोर्टर थे वो सब ने भारत की ओर भेज दिया था अपने सबमरीन्स को। और रशिया ने सिंगल हैंडेडली बिना भारत से पूछे, बिना भारत को कहे, अपने सबमरीन्स को 300 गज के दायरे में ला करके डुबा करके रखा। और जैसे ही पता चला कि उनके सबमरीन्स जो है, अमेरिका का सबमरीन्स 300 गज के रेंज में आ गया है, तो अमेरिका ने रशिया ने फट से उठाया अपना सबमरीन। और जैसे ही उठाया, देखे रशिया है, वापस टर्न अराउंड हो गया। नहीं तो 1971 के युद्ध में बहुत काफी क्षति हो जाती भारत। अभी हम स्वतंत्र हुए थे 1949 में, जब कबायली पाकिस्तान के कबायलियों ने भारत पर आक्रमण कर दिया, तो उस समय रशिया ने सिंगल हैंडेडली मदद किया। रशिया पाकिस्तान को सपोर्ट करा था अमेरिका, तो रशिया ने सीधा कहा कि यदि अमेरिका ने अपनी सेनाओं को नहीं हटाया, अपने सपोर्ट को नहीं हटाया, तो रशिया फिर उसके ऊपर छोड़ देगा बम। और उस समय अमेरिका उतना मजबूत नहीं था, रशिया जितना मजबूत, अमेरिका उतना मजबूत नहीं। तो ये चीज है, समझ गए? मतलब हमको किसी भी चीज को इसी तरीके से जस्टिफाई, क्योंकि हम तो सबके लिए बराबर है ना। हमको सब खोज रहे हैं, यूक्रेन भी बुलाता है हमको, रशिया भी बुलाता है ना। भारत, इजराइल और फिलिस्तीन में आप किसके भाई? हम शांति के साथ, क्योंकि हमारी विदेश नीति हमारी शांति पर टिकी हुई। नहीं, कुछ नहीं, फेल पास कुछ नहीं, इंटरव्यू में फेल पास कुछ नहीं होता। मिनिमम और मैक्सिमम नंबर कुछ भी नहीं रहता उसमें, सामने वाले की इच्छा पर है। 100 में 100 भी दे दे तो 100 में 0 भी दे दे, ठीक है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और कुछ? बेटा देखो, कलर ब्लाइंडनेस तो पहले चेक करवा लेना उसकी अग्र मान्यता डालते हुए। नहीं मांगता है, 100% मांगता है। ये तो मतलब अपने कई स्टूडेंट जो है वो भरने के बाद उससे बाहर भी हुए हैं, है ना। तो इसलिए अगर आप डीएसपी, मतलब डीएसपी तो नहीं है ना इस बार, एक्साइज वगैरह है, तो उसमें जो मांगा है, हाइट वाइट जो मांगा है, उसको जरूर चेक करा लेना पहले, है ना। और अगर एग्जाम एग्जैक्ट आ रहा है, कट टू कट आ रहा है, तो थोड़ा दिक्कत वाली बात। हाँ, तो कितना दिया है दृष्टि का वो? हाँ, तो फिर मतलब अल्प दृष्टि, मतलब वो मान के चलो 6/18 से ऊपर, 6/18 के ऊपर को ही लेगा फिर, मतलब वहां तक वाले पास, ऐसा मेडिकल स्टैंडर्ड। हाँ, यही होगा जिला अस्पताल में। तो उसमें बहुत सारी चीजें, आप किसका मेडिकल जाए, जैसे आपका, जैसे उसमें देखो फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। फ्लैट फुट चेक करते बनता है? नहीं, वो तो ठीक है रे पगली, लड़कों का भी हाइट रहता है, फ्लैट फुट नौकनी सबका रहता है। फ्लैट फुट नौकनी नहीं होना चाहिए डीएसपी में, ठीक है। यहां तो केवल हाइट है, तो फ्लैट फुट एक बार जरूर चेक करके रख लेना, ठीक। जैसे पानी, गीले पानी पर पैर रखे और सूखे जगह पर रख लिए, तो बीच में अगर, हाँ, वो नहीं, पूरा नहीं गीला हुआ, तो मतलब फ्लैट फुट नहीं है। नौकनी मतलब ऐसे 30 डिग्री में रख करके देखना चाहिए कि दोनों घुटने थोड़ी जुड़ रहे हैं, ठीक है। और एक हाइट को चेक कर लेना है। और एक मेडिकल स्टैंडर्ड में कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस मतलब सिमिलर कलर को नहीं पहचान पाते, जैसे ब्लैक ब्लू में, नेवी ब्लू में अंतर नहीं कर पाओ, ठीक है। लाल और ऑरेंज कलर में अंतर नहीं कर पाओ, तो उसको एक बार जांच करवा लो, कहीं पर भी हो जाता है, ठीक है। और कुछ? तो चले फिर।